कैरेक्टरिस्टिक में क्या रहता है तुम्हारा, जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ ये टॉपिक में है तुम्हारे। कैरेक्टरिस्टिक की टाइप आपको पढ़नी है, नॉर्मल फॉर्म पढ़नी होती है, क्या होता है उसमें देख ले एक बार। जनरल मेथड क्या होएगा, चैप्टर नंबर देखो। कैरेक्टरिस्टिक की बात कब आती है, जब हम पीडी की बात करते हैं। कौन सी पीडी की, सेकंड ऑर्डर की पीडी की जब बात करते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे उस केस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उस केस में आपके पास ये वाली चीज़ आएंगी। अगर याद रखने के लिए बोलो तो आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। इस टाइप से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जहाँ पे जेड कैसा फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ वाई, जेड आपका डिपेंडेंट होगा, और जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आएगा पी, और जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे वो आएगा आपका क्यू। ये होता है। अब इसके साथ रिलेट करने का वही है, इसमें ए बी सी ऐसे दिए हुए हैं, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। जो आर है यहाँ पर हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो गया, एस होगा आपका जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, टी होगा आपका जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई। ऐसे ये वाली चीज़ आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडी है। इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं जहाँ पे जो आर कैपिटल एस और कैपिटल टी जो हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होते हैं, डिफाइंड होते हैं किसमें, एक्स वाई प्लेन में। अब इसी केस में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है ना, इसमें हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक सेम है। ये भी ये आर एस टी रखा हुआ है, यहाँ पे ए बी सी रखा हुआ है। कोई भी ए बी सी की जगह यू वी डब्ल्यू भी रख सकता है, बात एक ही है। यहाँ पे यू वेरिएबल है, यहाँ पे जेड वेरिएबल है, एक ही बात है। जो ये बता रही हूँ चाहे ये पढ़ लो, ये मुझे इजी लगता है तो बता रही हूँ, और ये बुक से है, ये इसीलिए तो मैं दिखा रही हूँ। समझ में आया ये वाली चीज़? ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव के वाली इसमें टर्म्स हैं, इसीलिए। ठीक है, जब आपने एक्स वाला पार्ट लिखा है तो माइनस में आएगा, जब आपने फिर लेफ्ट साइड में लिया है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस ये फंक्शन है ना, कोई हमें ये मतलब नहीं है। फंक्शन में तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई प्लस माइनस हो जाएगा, होगा तो वो फंक्शन ही ना, वो प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। हमें किस बात से फ़र्क पड़ेगा, यहाँ लेफ़्ट साइड से फ़र्क पड़ेगा ए बी सी के टर्म से। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो यू एक्स एक्स यू वाई वाई का कोफिशेंट की मल्टीप्लाई माइनस में जो बीच में टर्म है उसका कोफिशेंट का हाफ करके हम स्क्वायर करते हैं। जैसे इसमें कब करेंगे, ए इंटू सी मल्टीप्लाई ए इंटू सी माइनस में जो इसका कोफिशेंट का हाफ करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा ना उस पर कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर हमारा नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोलिक होगा। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो पैराबोलिक, और ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है तो इलिप्टिक। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है इसको छोड़ो, इसको ऐसे भी कर सकते हो जो हमने इससे करा है। हमारे पास यहाँ 2 भी मल्टीपल में है, ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये हमने देखा है सेकंड ऑर्डर को आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT। हमें कोई मतलब नहीं है, सेंटर वाला उठाओ माइनस में 4RT, ये जो करेंगे अगर ये पॉजिटिव है देखो हमारे पास है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इक्वल टू 0।
ऐसे वाली चीज़ है हमारे पास। अगर एस, ये हमारी क्या है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इफ़ एस स्क्वायर माइनस 4RT इज़ ग्रेटर देन 0, इस केस में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास हाइपरबोलिक बन जाएगी, हाइपरबोलिक। इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 देन पैराबोलिक। इक्वल टू 0 है तो पैराबोला बनेगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है, उस केस में इलिप्स बन जाएगा, इलिप्टिक शेप हो जाएगी उसकी। एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या रहेगा आपका, हाइपरबोलिक। इक्वल टू 0 पैराबोलिक। एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0, उस केस में इलिप्टिक। ये चीज़ समझ में आई? उसको छोड़ दो, ये समझ लो। अब देखो, एक क्वेश्चन करके देख लो। वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन है, वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन इज del square z by del x square इक्वल टू del z by del y। ये आपको चेक करनी है कौन सी इक्वेशन है ये, जो आपकी पीडी है वो कौन सी, हाइपरबोलिक पीडी है, पैराबोलिक पीडी है या इलिप्टिक पीडी है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, z का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। तो ये r क्या बताया था, स्मॉल r था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, एस क्या है एक्स वाई, और t क्या है आपका वाई वाई। अब एक्स एक्स को क्या लिखेंगे, r माइनस में ये क्या है आपका, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में चला जाएगा। ये क्या है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू जेड पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, q इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये क्या आ जाएगा इधर आके माइनस में q। इतना समझ में आया? ये किस में चला जाएगा, फंक्शन ऑफ दिस में। अब हम देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। r प्लस r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, s का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, t क्या आ जाएगा 0, बाकी ये वाला क्या है फंक्शन है। ये समझ में आया क्या? आपने भी ऊपर लिखा था क्या ऊपर जितना भी समझाया था, ये तो आपने सेकेंड ऑर्डर पीडी के लिए बताया था। हाँ, उसी क्वेश्चन में वन डायमेंशनल पीडी क्यों लिखा है? वन डायमेंशनल पीडी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन है ना, जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे प्लस एक और होती तो वो 2 डायमेंशनल हो जाती। अभी बताऊँगी 2 डायमेंशनल वाला, मैंने टॉपिक नहीं समझाया ना, अभी बताऊँगी 2 डायमेंशन कैसे होती है। एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में और वाई एक्सेस में भी जब ऐड होते हैं ना तो उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अभी ये सिंगल डायमेंशन में है। अब इसको छोड़ दो, ये बोलो ही मत, ये मत करो। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई भी, इसका आपको क्लासिफिकेशन करना है, इसका आपको नेचर बताना है कैसी पीडी है, ये समझ लो। उसके बाद बताओ समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT चेक करेंगे। एस की वैल्यू 0 माइनस 4, आर की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0, यहाँ से आ जाएगा 0। तो ये क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। यस पैराबोलिक पीडी हो जाएगी आपकी ये। द गिवन इक्वेशन इज पीडी। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन चाहे कितने भी कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ से सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ क्वेश्चंस उठाओगे। इसने कौन सा क्वेश्चन, ये देखो, ये रहा, ये कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं 11 का। u(x(x) प्लस 2u(xy) u(y(y) इक्वल टू 0। s क्या है, r क्या है हमारा 1 हो गया, s क्या हो गया 2 हो गया, t क्या हो गया यहाँ से 1 हो गया, है ना। यहाँ से जब हम हमारी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आर एस टी की वैल्यू आ जाएंगी। अब एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करना है हमें। एस स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या इक्वेशन हो जाएगी, पैराबोलिक इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, एक बार ट्राई करके देख लेना। जो ना समझ में आए तो मुझे बताना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है
वही ये तो हीट वाला इक्वेशन है, बॉडी हीट कैसे, तो वो है, थोड़ी थ्योरी दी हुई है इसके बारे में, पढ़ लेना अगर 1-2 नंबर में कुछ हो, अगर फिर डाउट आए तो बता देना, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। हीट इक्वेशन आपको सोल्व करनी बता दी है, वही होती है। अब हमारा काम क्या है, स्टडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम। 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम हमें देखनी होती है। देखो 1 डायमेंशनल हमने ये पढ़ी है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू यू का विद रिस्पेक्ट टू टी। ये आपकी 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है जो आप पढ़ चुके हो। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन होती है u0t ult मीन्स l लेंथ की कोई भी बार होगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे l, उसके लिए बाउंड्री कंडीशन ux0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। ये 1 डायमेंशनल ओडी पीडी होती है, इसका सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ऊपर वाले, जितने ऊपर हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने हैं तो तुम ट्राई कर लेना। अब आपका आता है 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम। 2 डायमेंशनल में क्या रहेगा, अभी तक तो यहाँ इस साइड में क्या है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला टर्म थी। अब जिसमें वाई एक्सिस भी आ जाए प्लस में, उसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन बोलेंगे। 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ये जो कंप्लीट है इसको हटा दो, अब ये क्या बन गई, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अगर इस केस में स्टडी स्टेट की बात करें, स्टडी स्टेट मैंने कल भी बताया था, उसमें जब आपका वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल u है, अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो क्या होगा, अगर कोई भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये क्या लेफ्ट साइड में u का विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ तो ये क्या बनेगा, सी स्क्वेयर इंटू डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू बाई डेल वाई स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या चीज़ है, इसको हम ये क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। इस जो ये वाली वैल्यू होती है ना, इसको यहाँ से u हटा दो, यहाँ से u हटा दो, इसको u हटा दो, तो ये जो होता है ना, इसको डिफाइन करा होता है, डेल स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। ठीक है, आई बात समझ में ये। तो ये लाप्लास इक्वेशन होती है किस केस में, हीट जो 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में जब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम वेरिएबल होता है ना, उस केस में हीट इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाती है, लाप्लास इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। और कुछ नहीं है, लाप्लास इक्वेशन हीट इक्वेशन का ही स्पेशल केस है। अब आपको किस में सोल्व करना है, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन में सोल्व करना है। और डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिसमें 2 कंडीशन गिवन होती है, जैसे अभी तक हम ये सोल्व कर रहे थे, ये अपनी ये कहाँ गई, हाँ ये रही बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन कब होती है, जब आपको बाउंड्री पे वैल्यू, जैसे इस पॉइंट पे वैल्यू गिवन है या इस पॉइंट पे वैल्यू गिवन है। इनिशियल कंडीशन कब होती है, जब आपके पास टाइम 0 होता है ना, उस केस में इनिशियल कंडीशन 0, जब टाइम 0 होता है उस केस में हम वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में डिरिचलेट प्रॉब्लम बोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, यू वैल्यू किस पे गिवन होगी, कर्व पे गिवन होगी, उस केस में हम बोलते हैं डिरिचलेट प्रॉब्लम। ये जो सेकंड और थर्ड है ये आपको करनी नहीं है, न्यूमैन और रोबिन प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम करनी है आपके जो सिलेबस में, वो है डिरिचलेट प्रॉब्लम। डिरिचलेट प्रॉब्लम फर्स्ट केस रहेगा आपका रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल आर में। हम डिरिचलेट प्रॉब्लम किस में अज्यूम करते हैं, लैप्लास के लिए। कैसे, रेक्टेंगल में करेंगे, इस एक्सिस पर क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यू आपका फंक्शन कोई भी f(x0) है, ये 0 से a तक यहाँ तक के लिए वैल्यू ले रहा है, फिर यहाँ से 0 से b तक वैल्यू ले रहा है, यहाँ 0 से a, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a एक्स एक्सिस पर और b यहाँ पे y एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, a,0, ये पॉइंट क्या रहेगा 0, b, और ये पॉइंट रहेगा आपका 0, 0। इन वर्टिसेज पे आपकी वैल्यू है। यहाँ पर 0 वैल्यू दे रहा है, u की वैल्यू, ये भी 0 दे रहा है, u यहाँ पर सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। ये डिपेंड करेगा, ये फर्स्ट केस है जिसमें क्या है, u इस लाइन पे नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, बाकी सब पे 0। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, सिर्फ इस लाइन पे आपकी वैल्यू क्या मिले, नॉन जीरो मिले। मतलब सेकंड केस में क्या डिफाइन कर दे, यहाँ पर u इक्वल टू f(x) डिफाइन कर दे, बाकी हर जगह पे क्या डिफाइन कर दे, वो u की वैल्यू 0। तो केस समझ में आ रहे हैं। सेकंड केस ये बन सकता है। थर्ड केस क्या बन सकता है,
कि बाकी सब जगह 0, यहाँ यहाँ और यहाँ डिफाइन कर दे u इक्वल टू एफ एक्स। इस लाइन पे u इक्वल टू एफ एक्स कुछ नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। समझ में आ गई कंडीशन कैसे बन सकती है? बाउंड्री कंडीशन है ये। यस मैम। ठीक है, देखो सोल्व करके इसने अल्टीमेटम क्या है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये दिया है और ये हमें याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ए एन साइन एन बाई एक्स बाई एल साइन हाइपरबोलिक दिस एंड दिस। और वहाँ से जो ए एन है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही इंटीग्रेटिंग 0 टू एल जितनी भी लेंथ है 0 टू ए एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स 2 बाई साइन एन पाई एक्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा इन सब चीज़ों का। चाहे टाइम ले लेना बट याद करनी ही पड़ेगी। ये देखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला आया कैसे है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला करना है। तो डिरिचलेट प्रॉब्लम में सिर्फ आपको वहीं तक करना है कि वो प्रॉब्लम है क्या। ये जो यहाँ ये वाली चीज़ है ना, ये फॉर्मूला याद रख लेना है डिरिचलेट प्रॉब्लम में। आई कैसे, डेफिनेशन क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक। इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करा दो डिरिचलेट के लिए, साथ में करा दो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हीट इक्वेशन मॉडलिंग वेरी लॉन्ग बैक सॉल्यूशन बाय फोरियर इंटीग्रल एंड ट्रांसफॉर्म। फिर मेमोरेंस शुरू हो जाएगा, बस मेमोरेंस वाला टॉपिक है ये। देखो हीट इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, पहले हीट इक्वेशन देखो। ये आपकी हीट इक्वेशन होती है डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये आपकी हीट इक्वेशन होती है। और आपको करना क्या है, इसके सॉल्यूशन में फोरियर इंटीग्रल्स का यूज करना है। अभी तक तो हम वेरिएबल सेपरेशन का यूज कर रहे थे, हमें किसका, इसका जो सॉल्यूशन है किसका यूज करना है, फोरियर इंटीग्रल्स का और फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन सब होनी चाहिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, हमारे पास इनिशियल कंडीशन कौन सी है, यू एक्स 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मीन्स ये इनफाइनाइट का केस है। इनफाइनाइट के केस से हमने वेरिएबल सेपरेशन से एक फॉर्मूला निकाला था, जहाँ कैसे निकाला था कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन मान लेते हैं एफ एक्स और जी टी का भी कोई सॉल्यूशन है, फिर हम इसमें उसमें ये वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो जी डैश आ जाएगा। ठीक है, वो सब चीज़ें, ये वही सॉल्यूशन किया हुआ है, वो सॉल्यूशन करेंगे। फिर एक एफ एक्स आएगा, एक जी टी आएगा, उनकी दोनों की प्रोडक्ट कराएंगे तो ये वाला सॉल्यूशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर हमने क्या चूज किया था कि 3 सॉल्यूशन निकाले थे, ये तीनों में से किसी एक का सॉल्यूशन हमने मान लिया था। और किस केस में मान लिया था, जब हमारा क्या लीड करे कि जब जैसे जैसे टाइम अप्रोच करे वैसे वैसे जो हमारा यू फंक्शन है वो डिक्रीज करे, तो उस केस में हमारे पास कुछ फिजिकली मीनिंग होता है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं होता। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वही रिकॉल करवा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, फोरियर इंटीग्रल्स का यूज करना है हमें। फोरियर इंटीग्रल क्यों यूज किया जाता है,
पीरियोडिसिटी के लिए यूज किया जाता है। देखो, फोरियर सीरीज और फोरियर इंटीग्रल। फोरियर सीरीज यूज की जाती है पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। अगर आपका पीरियोडिक फंक्शन है तो फोरियर सीरीज यूज करेंगे, और अपीरियोडिक फंक्शन है तो फोरियर ट्रांस इंटीग्रल से काम चल जाएगा। इसीलिए ये फोरियर अभी इंटीग्रल के लिए कि कैसा भी फंक्शन हो हम फोरियर इंटीग्रल लगा सकें। और यूएक्सटी अभी तक क्या करा है, ये जो यूएक्सटी हमने निकाला था, ये रहा यूएक्सटी, ये यूएक्सटी, इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। ये आपके पास पी दिखाई दे रहा है, जो वेरिएबल है उसी का हमें विद रिस्पेक्ट टू पी इंटीग्रेशन करना है अप टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर ये जो इंटीग्रेशन है अगर एग्जिस्ट किया तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उस हीट इक्वेशन का फोरियर इंटीग्रल की वजह से। अब यहाँ से जो ए पी और बी पी जो कंडीशन है, बाई इनिशियल कंडीशन से हम इनको सोल्व करेंगे। जैसे पहले हमने किया था कि 0 t इक्वल टू 0 गिवन है, या u0 t, यहाँ लेंथ a हो जाती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, या कभी कभी 0। दो केस हमने पढ़े हैं, उन्हीं का यूज करके हमने क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। ये भी वही कर रहे हैं, ये इनिशियल कंडीशन का यूज करके क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यू निकालेगा। निकालने के बाद फिर हमारा काम क्या होता है, दोबारा से सब्स्टिट्यूट करना। वो सब्स्टिट्यूट करके आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अल्टीमेटम आपको क्या करना है, फॉर्मूले ही याद करने हैं। पहले फॉर्मूले याद करोगे फिर क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे इसको मैनिपुलेट करके इसने फॉर्मूले को किस में चेंज कर दिया, यू के फॉर्मूले को फंक्शन ऑफ वी में बना दिया। अभी तक हमारे पास फंक्शन ऑफ वी में कोस और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में था, इसने कोस को हटा के फंक्शन ऑफ वी बना लिया। बनाने के बाद इसको सिर्फ इजी करने से मतलब है, जितना हम इजी कर पाए उतना ही इजी करके फॉर्मूला हमारे सामने रख देगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। इसमें से, इस बुक में से थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है। जितनी जल्दी यहाँ से थ्योरी कवर कर जाओगे जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे इस केस में इनफाइनाइट बार में जो अभी ऊपर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है ना, थ्योरी की वजह से उस पर बेस्ड है। फाइंड द टेम्परेचर इन इनफाइनाइट बार इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज शोन इन दिस एग्जाम्पल। ये फंक्शन क्या कहता है, यू नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन 1। मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 का केस कब आता है, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, इसको ओपन करोगे तो -1 एक्स लेस देन 1 मीन्स ये जो इंटरवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस इंटरवल में क्या कहता है, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, यू नोट है। फंक्शन आपका है यू नोट। इससे बाहर मीन्स इसमें और इसमें ये फंक्शन क्या है आपका 0 है, ऐसे गिवन है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, ये रहा सॉल्यूशन, ux(t) दिस इक्वल टू दिस 1/2πc। अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन ध्यान है, ये सॉल्यूशन क्या कहता है, -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारा जो फंक्शन है -∞ से -1 में टूट रहा है। इसको ऐसे -∞ टू -1 फंक्शन, फिर प्लस में -1 to 1 फंक्शन, फिर प्लस में 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ इस केस में 0 है वैल्यू, इस केस में 0 है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना बाकी है, वही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू क्या है, यू नॉट एफ ऑफ वी मीन्स जो वी पॉइंट है वो रखेंगे, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, यू नॉट है तो यू नॉट आ जाएगा, यू नॉट डिवाइड बाई 2c अंडर द रूट पाई टी। ये एज इट इज़ है, जो है एज इट इज़। यहाँ एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वी का होल स्क्वायर 4ct होल स्क्वायर, जितना भी जैसा था वो वैसा रख दिया, सिर्फ हमें लिमिट्स जिस स्टेज का पता था वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इसको, हमें अब क्या करना, क्या है, इंटीग्रेट कराना है बस। एक तो ये वाला प्रोसेस है कि आपको ये वाले फार्मूले पता हो। अगर इनको भी आगे सोल्व करना है, इससे भी नहीं होता है तो और भी फॉर्मूले हैं। पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ में आ रही है या फिर फॉर्मूले नहीं बताऊं? ये फॉर्मूला भी बता दो।
कैलकुलेट करके बनाया ना, वो फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास ऑलरेडी होता है इस केस में, इनफाइनाइट के केस में ही। जैसे इसमें इसने क्या किया, जेड पुट कर लिया, जेड अंदर वाले को जेड पुट कर लिया इसने, एक्स माइनस बी डिवाइड बाई ये जो जितना भी दिख रहा है, ये सीधा कह रहा है एक्सपोनेंशियल इसका जेड स्क्वायर, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जेड स्क्वायर पुट करी है, उसके कोरिस्पोंडिंग लिमिट चेंज हो जाएंगी। बट ये निकालना क्या चाहता है, आगे सोल्व तो नहीं करेगा ये, नहीं ये इसका क्वेश्चन होगा ही नहीं। इनफाइनाइट का केस मैं बताती हूँ। इनफाइनाइट का केस मुझे ये बाउंड्री कंडीशन क्यों नहीं लग रही, अच्छा फोरियर, अच्छा लैप्लास नहीं है इसमें, सिर्फ फोरियर है, हीट इक्वेशन है। हाँ ठीक है, हीट इक्वेशन है, हीट में तो ऐसे ही होएगा, मैं सोची लैप्लास में होगा। इस केस में ऐसे वाला क्वेश्चन होता है ये, जब यू टी टी माइनस सी स्क्र यू एक्स एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी, यहाँ नॉन होमोजीनियस का केस आए और इनफाइनाइट का केस बने, यहाँ इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी एक्स लेस देन इन्फिनिटी। इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, फिर कंडीशन आएंगी यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू एफ एक्स यू टी एक्स ज़ीरो इक्वल टू जी एक्स। ये फंक्शन है आपके पास, कल भी कराया था। उस केस में कल में क्या था, एफ एक्स टी ज़ीरो था, होमोजीनियस का केस है। अब नॉन होमोजीनियस के केस में क्या होगा, यू ऑफ एक्स टी आंसर आएगा 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी ऑफ जाई डी जाई, फिर प्लस में 1/2 सी 0 टू टी एक्स माइनस सी माइनस टी माइनस जाई। जो उसने अभी इंटरचेंज किया ना, वो ये वाले फंक्शन की वजह से है, डबल इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी इंटू टी प्लस जाई, और यहाँ से लिखेंगे हम एफ ओ वाई जाई, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे वैल्यू आएगी। ये उसका सॉल्यूशन होएगा। कल तक जब हमने क्वेश्चन किया था, क्या फ़र्क पड़ा इस वाले का, ये जो नेक्स्ट ये वाली टर्म ऐड हुई है ना, वो ऐड हुई है उसकी वजह से, किसकी वजह से, नॉन होमोजीनियस के केस में। बाकी सारा हमने इन्फिनिटी का केस पहले से डिस्कस कर लिया था। तो पहले आप है ना इनमें पहले से सिर्फ आज क्या करो, ये वाले फॉर्मूले याद कर लो, जो उस बुक से बताए हैं वो याद कर लो,
ये सारे फॉर्मूले करने के बाद एक बार ये एग्जाम्पल खुद से करके देखना, इससे आगे यूज वही कर रहे हैं हम, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस मैम। अभी 4:30 हो गया, मेरा टाइम हो गया है, नहीं तो फिर थोड़ा सा और करवाती इसमें से आगे। इसमें एक बार ना आगे टॉपिक में इस बुक में से क्या बचा है, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का बचा है, इंटीग्रल के अलावा ट्रांसफॉर्म और हम कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना करने के लिए, खुद से हो जाए तो, नहीं तो फिर मैं करवाती हूँ, फिर ट्रांसफॉर्म वाला करेंगे। हार्डली 2 लेक्चर और लग जाएंगे तुम्हारे।